नमस्कार, मैं शीतल पी सिंह, सत्यहिंदी.com पर आपका स्वागत है। राजनीति में पप्पू के नाम से स्थापित किए गए राहुल गांधी ने पिछले कुछ दिनों में जिस तरह से अपनी स्टेपिंग की है, उससे सरकार कुछ बेचैन नजर आती है। निर्मला सीतारमण ने जो उन्होंने पैकेज दिया है उसके बारे में जो लगातार रोजाना वो अपना ब्रीफ दे रही थी, तो जो इतवार का ब्रीफ उन्होंने दिया, उस ब्रीफ में उन्होंने एक अच्छा खासा वक्त इसकी डिफेंस में खर्च किया कि जो राहुल गांधी ने स्टेपिंग की है, माइग्रेंट्स को उसमें बिठाएं और माइग्रेंट्स को इतने सुविधा के साथ, सुविधा काफी नहीं है फिर भी सुविधा के साथ उनके घर तक पहुंचाने के लिए उनके अपने राज्य को, जहां कांग्रेस के सरकार हो या जहां उनके स्नेह पार्टीज हैं, अलायंस पार्टीज हैं, उनके पास बात करके उनके साथ कोऑपरेट करके और ट्रेन मंगवाएं और माइग्रेंट्स को ट्रेन में बिठा करके उनके अपने घर भेजें, ना कि जब वो दुख के साथ पैदल जा रहे हैं उनके टाइम बर्बाद करते हुए उनके पास बैठ करके बातचीत करना। उससे बेहतर होगा उनके साथ पैदल जा करके उनके बच्चे को, उनके सूटकेस को साथ कैरी करके बात करते चलते। दुख के साथ कह रही हूं इस बात को, आराम से बोल सकते हैं। उनके अपने स्टेट्स को क्यों नहीं बोलता है कांग्रेस पार्टी? और ट्रेन लो और ट्रेन मंगवाओ सेंट्रल गवर्नमेंट से, उनमें उन माइग्रेंट्स को बिठाओ, ना कि क्योंकि कांग्रेस पार्टी बोलते हैं ये ड्रामाबाज हर दिन। मैं अभी उन्हीं के शब्दों को उपयोग करना चाहती हूं। ड्रामाबाज है। कल जो हुआ माइग्रेंट को उनके रास्ते पे चलते हुए बगल में बैठ करके बातचीत करने का, वो समय है क्या? वो ड्रामाबाज नहीं है क्या? मैं ऑपोजिशन पार्टी को हाथ जोड़ करके विनम्रता से कहना चाह रही हूं, माइग्रेंट्स का विषय में हम सब साथ होकर के काम करना है। दुख लग रहा है, दुख हो रही है, पूरे देश में दुख के साथ लोग बात कर रहे हैं क्या हालात हो गया है हमारे माइग्रेंट्स को। इतने सारे स्टेट्स के साथ कोऑपरेट करते हुए स्टेप्स जब हम ले रहे हैं, ये क्या तरीका है? जैसे कि उनके राज्य में माइग्रेंट्स का पूरे सुविधा हो रही है, बाकी सब में नहीं हो रही। ये क्या है पॉलिटिक्स बनाना? हाथ जोड़ करके मैं कांग्रेस पार्टी के अध्यक्षा सोनिया गांधी जी से मांग रही हूं, लेट अस स्पीक रेस्पॉन्सिबली, लेट अस डील विद आवर माइग्रेंट्स मोर रेस्पॉन्सिबली। तो इससे लगता है कि बेचैनी जो है काफी गहरे तक है और उस बेचैनी का प्रकटीकरण एक तरह से आप कहिए राजनीति में हो गया। अब देखिए राहुल गांधी ने किया क्या क्या। समस्याएं अपने आप इस सरकार के सामने पैदा होकर आ रही हैं। उसमें कांग्रेस के किसी कारनामे का कोई रोल नहीं है और न उनमें ऐसी कारकुर्दगी है। सच्ची बात तो ये है। ये सही है कि वो इस समय बिल्कुल ऐसी स्थिति में है जिस समय उनके रोल को अगर मीडिया में और समाज में और विपक्ष में स्वीकार कर लिया जाती है, उनके लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है। सरकार की हड़बड़ाहट का अंदाजा इसी से लग सकता है कि उसने कांग्रेस के उस नेता को, जिसने इन मजदूरों के साथ राहुल गांधी की इस बैठक को प्रायोजित किया था, पहले तो उसको दिन भर उसके घर पे पुलिस लगा दी, एक तरह से नज़रबंद कर लिया और शाम को उसको गिरफ्तार कर लिया। तो उन मजदूरों को भी उठा के थाने ले गए थे। नमस्कार, मैं चौधरी अनिल कुमार, अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश कांग्रेस कमेटी। आज सुबह जब मैं सो के उठा तो मेरे घर पे हमारे एरिया एसएचओ अशोकनगर, न्यू अशोकनगर थाना प्रभारी महोदय घर पहुंचे और मुझे बताया गया कि आपको डिटेन किया गया, आप घर से बाहर नहीं जा सकते हैं। मुझे नहीं मालूम क्यों। तो ये जो इस तरह का जो आचार व्यवहार है, उससे लगता है कि सरकार जो है सिर्फ इतने भर से एकदम बेचैन हो गई है। हालांकि उसकी एक वजह समझ में भी आती है। मजदूरों का आंदोलन जिस तरह से इस देश में अचानक पैदा हो गया है, पहले तो ये आंदोलन नहीं था, एक मजबूरी थी, वो घर लौटना चाह रहे थे। लेकिन इधर 3-4 दिनों से पुलिस की बहुत सारी कार्रवाई, बहुत सारे एक्सीडेंट्स और उनमें बढ़ती हुई हताशा और बेचैनी ने बहुत जगहों पर, खासकर गुजरात में, सूरत
भावनगर और 2-3 राजकोट वगैरह में मजदूरों के उग्र प्रदर्शन किए। एक जगह तो एक पत्रकार पर बाकायदा हमला हो गया। एक एबीपी न्यूज़ का जो उनका क्षेत्रीय चैनल है उसके पत्रकार पर बाकायदा हमला हो गया, और मतलब भीड़ ने वहाँ जो चाहा वो किया। पुलिस पर हुआ होगा और चीज़ों पर हुआ होगा, तो पत्रकार पर भी हमला हुआ। देखिए, दरअसल जो मजदूर, प्रवासी मजदूर लौट रहे हैं, उनमें से बहुत सारी दुर्घटनाओं के लगातार शिकार हो रहे हैं। 2 दुर्घटनाएं तो बहुत बड़ी बड़ी हुई। एक रेलवे की पटरी पर 16 से ज़्यादा मजदूरों का कट जाना, और दूसरा एक एक्सीडेंट में उत्तर प्रदेश में 24 मजदूरों का और उनके परिवारों का एक साथ मृत्यु के आगोश में चला जाना। इसके अलावा छुटपुट बहुत सारी घटनाएं हुई हैं। कुल एक चार्ट हम लोगों के पास है जिसके अनुसार 150 से ज़्यादा मजदूर अब तक विभिन्न दुर्घटनाओं में घर लौटते हुए मारे गए हैं। ये सारी दुर्घटनाएं इसलिए हो रही हैं क्योंकि जो केंद्र सरकार और राज्य सरकारों का कथित समन्वय है वो मैदान में एकदम फेल है। जो भी उन्होंने प्रबंध किए हैं वो बिल्कुल अपर्याप्त हैं, और ये साफ साफ नज़र आ रहा है कि सरकार के पास न पहले कोई योजना थी न बाद में कोई ऐसी योजना है जो इस समस्या को जैसे उसका निदान होना चाहिए वैसा कर सकने में सक्षम हो। इसलिए तरह तरह के एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्डर्स आते हैं और उनसे नई दुर्घटनाएं, नए क्लैशेस, नई तकलीफें बढ़ रही हैं। अब एकाएक इस दुर्घटना से हड़बड़ा के उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने उत्तर प्रदेश के सारे बॉर्डर्स पर पुलिस लगा दी है। हरियाणा वगैरह से आने वाले मजदूरों के साथ लाठीचार्ज हो रहा है। यमुनानगर में देखिए अभी क्या हो रहा है, सहारनपुर में हुआ, रीवा बॉर्डर में हुआ। नोट लोग का चलाऊंगा मेरे से देखो फोटो आ गई देख जो हड़बड़ाहट है वो सिर्फ केंद्र के स्तर पर हो ऐसा नहीं है, वो राज्यों में भी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं या उनकी समर्थित सरकारें हैं वहाँ ऐसा नजर आता है। अब उत्तर प्रदेश में प्रियंका गांधी ने इन दिनों अपने को केंद्रित कर रखा है। कांग्रेस की कोई स्थिति उत्तर प्रदेश में नहीं बची थी, इसलिए उनके लिए जो भी हो वो उनको गेंद है, और अगर नहीं होता तो नहीं है। लेकिन इतनी बुरी स्थिति में होने के बावजूद योगी जी एक कंट्रोवर्सी में प्रियंका गांधी के साथ फंसते हुए नजर आ रहे हैं। वो है क्या कि उन्होंने इस दुर्घटना के बाद जो अभी 24 मजदूरों की जिसमें मृत्यु हुई एक ट्रक से एक्सीडेंट वाली दुर्घटना में, उसके बाद सारे बॉर्डर्स पर उन्होंने पुलिस लगा दी है कि मजदूर इस तरह से ना आ सकें, पैदल न चल सकें, रिक्शे वगैरह से न जा सकें। और कांग्रेस लगातार इस मामले को उसने पहले भी लिया था
और जिससे उसको फ़ायदा मिला था, तो उसने ये मुद्दा ले रखा है कि वो ट्रेन से अगर आप नहीं दे सकते तो हम उसके पैसे दे देंगे, बस आप नहीं लगा सकते तो बस हम लगा देते हैं। प्रियंका गांधी ने यही मुद्दा बनाया कि बसेस हम लगा देते हैं, आपको बसेस लगाने में पता नहीं क्या दिक्कत है, या आर्थिक दिक्कत है या क्या दिक्कत है, तो हम बसेस लगा देते हैं। और उन्होंने एक एप्लीकेशन दे दी राज्य सरकार को कि हमको इतने बसेस का परमिट दीजिए, हम इन मजदूरों को इनके घर छोड़वा देते हैं। अब प्रियंका गांधी उस परमिट को लेके खड़ी है मैदान में, और जो ये सरकार है वो डिफेंसिव है, जबकि सरकार भी वही सब प्रयोजन कर रही है और अपनी बसों से लोगों को छोड़ना चाह रही है, छोड़ रही है एक हद तक, लेकिन उसमें कार्यकुशलता नहीं है, इसलिए दिक्कत हो रही है। लेकिन अब एक राजनीतिक मुद्दा तो बन ही रहा है, और बहुत ही छोटे सामाजिक जिसे कहा जाए विश्वसनीयता होने के बावजूद कांग्रेस ने ये पहल की। प्रियंका गांधी का ये बयान सुनिए। आदरणीय मुख्यमंत्री जी, मैं आपसे निवेदन करना चाहती हूँ, ये राजनीति का समय नहीं है। हमारी बसें बॉर्डर पे खड़ी हैं, हजारों श्रमिक भाई बहन पैदल बगैर खाए पिए दुनिया भर की मुसीबतों को उठाते हुए अपने घर की ओर चल रहे हैं। हमें उनको मदद करने की अनुमति दीजिए, हमारी बसेस को परमिशन दीजिए ताकि हम उनको सही सलामत अपने घर पहुंचा पाए। धन्यवाद। जय हिंद। ये मोदी जी का सौभाग्य है कि जब वो सत्ता में आए उसके बाद से पूरे पिछले 6 सालों में जो क्रूड ऑयल है, जो हमारे देश में हमारा सबसे बड़ा इंपोर्ट है बाहर से, और हमारी जो विदेशी मुद्रा का भंडार है उसका सबसे बड़ा हिस्सा वही खा जाता है, जिससे हम पेट्रोल, डीजल, केरोसिन वगैरह बनाते हैं। तो ये जो है इसका भाव इनकी किस्मत से लगातार बहुत नीचे रहा है। आप कह सकते हैं कि एक समय तो 30-28 डॉलर था, अभी फिर 18, 20, 15 कई, और बहुत ही नीचे है। और ये कभी भी 80 डॉलर से ऊपर नहीं गया इनके दौर में। जबकि मनमोहन सिंह के समय ये बहुत बड़ी उनके सामने समस्या थी कि 136 डॉलर तक पे उन्होंने क्रूड खरीदा है, और कभी भी उनको 100 डॉलर प्रति बैरल से नीचे नहीं मिला उनके अपने समय में। तो उस समय आर्थिक संयोजन करने में एक सबसे बड़ा इस क्रूड बिल का रोल हुआ करता था। और आप ये भी जानते हैं कि जो भाव पेट्रोल और डीजल उनके ज़माने में 14 से पहले बिका है हमारे देश में, उससे अब कहीं ज़्यादा महंगा मोदी जी बेच रहे हैं। तो मोदी जी की सरकार के चलने में इसका जो फर्क है, एक सस्ता क्रूड ऑयल मिलना और महंगा बाजार में बेचना, हमें आपको महंगा बेच के, इससे जो दौलत आई है, ये मोदी जी की सरकार किसी ज्ञान विज्ञान या किसी ऐसी अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय योजना या देश में किसी योजना में कोई कलाबाजी करने से या किसी आविष्कार होने से नहीं सफल है, या जो भी है जैसी भी चल रही है। इसकी अब तक जो भी सांस चल रही है वो सिर्फ इस वजह से कि हमारा जो सबसे बड़ा बिल है क्रूड ऑयल का वो बहुत हल्का है, और दूसरे इन्होंने उस पर तमाम तरह के टैक्स लगा के सरकारी खजाने में ढेर सारा पैसा पब्लिक से छीन के रख लिया है, इसलिए ये चले जा रहे हैं। लेकिन अब ये एक्सीडेंट जब हुआ है, दरअसल ये एक्सीडेंट तो 2 साल से हो रहा है, चूंकि इसके बावजूद, इतना सस्ता तेल मिलने के बावजूद, इनकी इकोनॉमिक मैनेजमेंट पूरी तरह से ध्वस्त हो गई है। देश में इन्होंने जब नोटबंदी की, वो इनका एक बिल्कुल ही बेसिर पैर का, नासमझी का, जिद का, और कड़े शब्द क्या कहें, लेकिन एक भारतीय जनता पार्टी के एक बहुत सीनियर व्यक्ति ने, अभी कुछ दिन पहले मेरे से इंटरव्यू में बातचीत हो रही थी उनसे, तो बहुत सारी चीज़ें ऑफ द रिकॉर्ड लोग बताते हैं, कहा इतनी बड़ी मूर्खता इस देश में यही कर सकते थे, इन्होंने करके दिखा दी। तो उससे आपकी पूरी अर्थव्यवस्था चौपट हो गई, क्योंकि आपके पास एक समानांतर अर्थव्यवस्था थी जिसने 2008 का संकट झेल लिया था, लेकिन इन्होंने 2017 में जबरदस्ती एक संकट इस देश पर लाद दिया, और उसकी वजह से इनकी अर्थव्यवस्था डूबने लगी। अब इनको, ये तो डूब गई थी, वो आपको मालूम ही है कि 4-4.5% पे आंकड़े बदलने के बाद आई थी, सच्चाई में वो 1-1.5% थी, जैसे सुब्रमण्यम स्वामी तक कह चुके हैं, और दुनिया भर के अर्थशास्त्री इस बात को जानते थे। ये अपना ढोल चाहे जितना पीटते रहे, अपने IT सेल और अपने एक सवर्ण समर्थकों का जो इस देश में समूह हो गया है, जो हर गलत बात पर इनका समर्थन करता है, आंख बंद करके मूर्खतापूर्ण समर्थन करता है। उसके अलावा न कोई पढ़ा लिखा संगठन, न कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति, न कोई दुनिया की अंतर्राष्ट्रीय इज्जतदार संस्था कहीं
एक भी जगह इनके इस आर्थिक क्रियाकलाप को कोई सहमति प्राप्त नहीं है, ये सत्य है। और उसके अब नतीजे आपके सामने हैं। फिक्स डिपॉजिट पर जो ब्याज मिलता है लोगों को कम हो गया है, जो आपको पीएफ वगैरह पे ब्याज मिलता था वो कम हो गया है, अभी कोरोना आने पे डीए घटाना पड़ा है, महंगाई रुकी नहीं है, एक जनरल जो उसका रेगुलर वृद्धि है उसमें हो रही है, किसान की आय घटी है, देश में करीब 30 करोड़ लोग गरीबी की रेखा से ऊपर आ गए थे मनमोहन सिंह के कार्यकाल में 2 समय में, अब वो सब के सब फिर गरीबी की रेखा के नीचे जा रहे हैं। तो कुल मिला के और किसी भी एक क्षेत्र में, चाहे वो मेक इन इंडिया हो, आपके स्मार्ट सिटी वाली योजनाएं हो या स्टार्टअप को लोन देने वाली योजनाएं हो, किसी में कोई एक लिमिटेड करिश्मा भी किसी के सामने नहीं है। हाँ, प्रचार के लेवल पर वो विश्वगुरु है, सारी दुनिया में उनका कथित डंका बज रहा है, जबकि दुनिया की जितनी प्रसिद्ध पत्र पत्रिकाएं अखबार हैं उन सब में इनकी सिर्फ छीछा लेदर छप रही है। तब उनको फिर विदेशी कह के गाली दे देते हैं। पहले विदेश से सर्टिफिकेट लेने जाते हैं कि दुनिया में हमारा डंका बज रहा है, जब उसमें से छपी हुई न्यूयॉर्क टाइम्स में, वाशिंगटन पोस्ट में कोई रिपोर्ट आ जाती है तब उसको विदेशी बताने लगते हैं। तो खैर यही सब चल रहा है। नतीजा आपके सामने है कि अब कोरोना आ जाने के बाद से जो आर्थिक संकट चौगुना होके आएगा उसको संभालने की कोई योजना नजर नहीं आती। यह चीज राहुल गांधी को, जिन्हें इन्होंने पप्पू कह के छोड़ दिया था, उन्हें मौका दे रही है कि उनके पास जो अपना करीब 12.5 करोड़ का पिछले बार उनको वोट मिला था और भारतीय जनता पार्टी 25 करोड़ के आसपास थी, तो एक बड़ा डबल का गैप है। लेकिन उस गैप को भरने में और देश में एक विपक्ष की जो स्वीकृति है जो नहीं थी इनके पास, राहुल गांधी के पास, इन सब चीजों से उसकी ओर उनको कदम बढ़ाने का मौका मिल रहा है। और ये जितना हड़बड़ाएंगे, सरकार जितना बेचैनी से पेश आएगी राहुल गांधी के किसी भी राजनीतिक कदम पर, उतना वो राहुल गांधी को मजबूत करेंगे। ये हम आने वाले दिनों में देखेंगे। दरअसल पूरे 6 साल में मोदी सरकार के सामने ये पहली राजनीतिक चुनौती आई है जब माइग्रेंट लेबर्स उनके गलत फैसले के विरोध में सड़क पर पैदल उतरे हुए हैं, अपने घर जाना चाहते हैं, किसी भी तरह से जाना चाहते हैं, दुर्घटनाओं के बावजूद जाना चाहते हैं, भूखे प्यासे रहने के बावजूद जाना चाहते हैं, पैरों में चप्पल न होने के बावजूद जाना चाहते हैं। और उनकी संख्या अब खुद सरकार ने 8 करोड़ मान ली है। विशेषज्ञ इसकी दुगनी बताते हैं, क्योंकि उसमें एक माइग्रेंट लेबर के साथ ही एक बहुत बड़ा हिस्सा ऐसा है जो छोटे कारोबार करता है, रेहड़ी पटरी वाला, छोटे मोटे काम करने वाला। वो सब भी लॉकडाउन की वजह से बेरोजगार हो गए और उनके एकदम खाने पीने का और दैनिक जीवन में असर पड़ गया है। कांग्रेस के पास एक अध्ययन का पूल है हमेशा से, और उनके पास बेहतर इकोनॉमिक्स वगैरह के जानकार लोग, वो इसको इस सरकार से ज़्यादा बेहतर समझ गए। और सोनिया गांधी ने इस मामले की सबसे पहले पहल की जब उन्होंने ये कह के सरकार के हाथ से पहल छीन ली कि अगर सरकार रेल नहीं चला सकती तो हमें बताए, रेल के पैसे हम भर देंगे, कांग्रेस भर देगी, लेकिन इन मजदूरों को उनके घर रेल से छोड़ा जाए। वो दिन था कि राजनीति में, देश की राजनीति में एकाएक जो मृतप्राय विपक्ष था उसमें ऑक्सीजन का संचार हुआ, और तब से लगातार हर नया कदम उनका जो हो रहा है वो सरकार को हम पा रहे हैं कि डिफेंसिव कर दे रहा है। और इस बार राहुल गांधी ने ऐसा ही किया, ऐसा नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में देखेंगे कि और क्या क्या होता है, उसकी मीमांसा करेंगे, समझेंगे ये चीज़ आगे बढ़ती है या बहुत बार ऐसे चीज़ें कुछ देर तक चली हैं फिर फियास्को हो जाती हैं। तो दोनों चीज़ें हम लोग देखेंगे और जो होगा आपके सामने पेश करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। सत्य हिंदी के और वीडियोस को देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।